नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट था उसको हम लोग लेके चल रहे थे और साथ ही दोस्तों आपका जो स्टैटिक्स का कंपल्सरी वाला पार्ट्स था उसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। कुल उसके 50 लेक्चर्स हैं आपके, तो वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अब आप ही लोग के डिमांड पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस है उसको लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कशन कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग सभी एग्ज़ामों को लेकर साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, पर थोड़ा डिटेल में ही चीज़ों को समझते जाएंगे जहाँ पे आवश्यकता होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर पर डिस्कशन करने वाले हैं कि वास्तव में इकोनॉमिक्स है क्या या अर्थशास्त्र है क्या, इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे चलने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स को ही समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को सिंपली अगर आप लोग इसके शाब्दिक अर्थों में जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको ये दिखता हुआ है कि अर्थशास्त्र मतलब कि अर्थ का जो शास्त्र किया जाए, यानी जो अर्थ के बारे में हमें कुछ बताए या हमें धन के बारे में कुछ बताए, वही क्या है, अर्थशास्त्र है। पर वास्तव में दोस्तों इसकी परिभाषा इतनी संकुचित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी परिभाषाओं में बहुत से क्या हुए दोस्तों, समय समय पे बदलाव हुए, विचारधाराओं में बदलाव हुए। तो इन्हीं विचारधाराओं से दोस्तों यहाँ पे 3 आपके दृष्टिकोण निकल के सामने आए हैं, जिसमें से आपका पहला है क्लासिकल अप्रोच, जिसे आपका यहाँ पे वेल्थ रिलेटेड माना जाता है या धन संबंधी ही यहाँ पे इसे माना जाता है, या कह सकते हैं धन पर ज़्यादा इसने जोर दिया है। फिर आपका नया जो अप्रोच है वो आपका है नियो क्लासिकल अप्रोच। उसके बाद आपका जो क्लासिकल के बाद जो अप्रोच आया है वो आपका नियो क्लासिकल अप्रोच था। ये आपका दोस्तों नॉर्मली फिजिकल वेलफेयर पे ध्यान दिया था ज़्यादातर, जो इसका मेन फोकस था दोस्तों वो आपके फिजिकल वेलफेयर पे था। और फिर जो आपकी जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पुख्ता दृष्टिकोण है या जो आपका मॉडर्न दृष्टिकोण जिसको अपनाता है वो आपका है आपका स्कैर्सिटी अप्रोच या कह सकते हैं दुर्लभता दृष्टिकोण। तो ये आपका यहाँ पे 3 दृष्टिकोण इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया गया दोस्तों, या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को 3 विचारधाराओं में समझाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके यहाँ जो क्लासिकल अप्रोच है दोस्तों, उसको यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कौन यहाँ पे इस चीज़ को समझाया था, ये एडम स्मिथ महोदय थे दोस्तों, आप लोग नाम जानते भी होंगे। इन्होंने ही अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने 1776 में पब्लिश की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी आपके बुक से भी रिलेटेड पूछता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। तो दोस्तों ये जो दृष्टिकोण क्लासिकल दृष्टिकोण था दोस्तों वो क्या था, इसको आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा कि दोस्तों जो एडम स्मिथ थे उन्होंने जब अपनी ये पुस्तक लिखी तो वो वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में ही क्या थे दोस्तों, यहाँ पे दृष्टिकोण अपनाए थे। मतलब क्या है दोस्तों कि एक राष्ट्र, जो भी आपका राष्ट्र है, उस राष्ट्र में जितनी भी गतिविधियां हैं धन संबंधी, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं धन संबंधी, उन सभी धन संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करना ही क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र है। मतलब दोस्तों क्या है कि इन्होंने केवल किस पे जोर दिया दोस्तों, आपकी एक चीज को फोकस करके या एक चीज को तराजू में रख के दूसरे तरफ आपको पूरा इकोनॉमिक्स को आपका यहाँ पे समझा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था कि जो भी आपके राष्ट्र में धन या कह सकते हैं राष्ट्र में आपके वेल्थ को बढ़ाने के लिए या वेल्थ को प्रयोग करने के लिए उनका जो भी आपके यहाँ पे एक्टिविटीज़ है आपके रिलेटेड टू वेल्थ, उस सभी चीज़ का जो यहाँ पे दोस्तों एनालिसिस होता है, अध्ययन होता है, उसी को यहाँ पे क्या कह दिया गया, अर्थशास्त्र कह दिया गया। तो दोस्तों ये एक संकुचित परिभाषा कहलाई गई, क्योंकि दोस्तों इन्होंने केवल एक ही चीज़ों को क्या किया, धन को ही एक तराजू में रख के पूरे अर्थशास्त्र को क्या कर दिया दोस्तों, परिभाषित कर दिया, जो कि दोस्तों ये उचित नहीं है आपकी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अनुसार। तो दोस्तों इस विचारधारा के जो मुख्य रूप से अर्थशास्त्री थे वो आपके एडम स्मिथ थे, जेबी से थे, जेएस मिल थे। तो ये कुल
आपकी अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी कभी कभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि क्लासिकल दृष्टिकोण के कौन से अर्थशास्त्री इसमें से नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ मुख्य नाम दे रहे हैं जिससे आपका जनरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपका दूसरा जो अप्रोच है दोस्तों, नियो क्लासिकल अप्रोच, या कह सकते हैं आपका यहाँ पे भौतिक कल्याणवादी दृष्टिकोण भी इसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका दृष्टिकोण था, इसे सबसे पहले आपका मार्शल महोदय ने इसे परिभाषित किया, या कह सकते हैं इन क्लासिकल दृष्टिकोणों को जो आपकी बुराइयां थी, कमियां थी, उनको दूर करने के लिए मार्शल महोदय ने आपका इस दृष्टिकोण से अपना दृष्टिकोण अपने अर्थशास्त्र को समझाने के लिए रखा। तो दोस्तों जो मार्शल महोदय ने अपना दृष्टिकोण रखा उसमें क्या था, इसको समझ लीजिए कि दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति, जो आपका कोई भी राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति है, वो अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है दोस्तों, धन को आपका बटोरता है, धन के पीछे लगा रहता है। और इसी के पीछे आपके क्या होती है दोस्तों, सभी उपयोगिताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, और सारी आपकी अर्थशास्त्र की जितनी भी गतिविधियां हैं वो इसी कारण से चक्र में घूमती हैं। तो मतलब कहने की ये तात्पर्य है दोस्तों कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई देश, जो राष्ट्र है, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं वो केवल अपनी भौतिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धन के पीछे दौड़ते हैं दोस्तों, वही क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र है। तो ये आपका यह मार्शल महोदय का दृष्टिकोण था दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों दृष्टिकोण आपको यहाँ डिटेल में ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यहाँ पे जो हमने समझाया इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। फिर दोस्तों जो लास्ट अप्रोच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका इकोनॉमिक्स को समझाया जाता है। वो आपका है स्कैर्सिटी अप्रोच, या कह सकते हैं दुर्लभता दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसे कौन प्रतिपादित किया था, इसे रॉबिन्स महोदय थे। इन्होंने रॉबिन्स महोदय ने इस दृष्टिकोण को परिभाषित किया दोस्तों। और इन्होंने इस दृष्टिकोण में क्या चीज़ समझाया दोस्तों, इसको भी आपको समझना होगा कि दोस्तों इन्होंने सिंपली एक चीज़ कहा कि जो मानव है उसकी जो आवश्यकताएं हैं दोस्तों, या उसकी इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं, और इस आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन हैं, जो आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन हैं वो क्या है दोस्तों, सीमित हैं। और साथ ही सीमित के साथ साथ दोस्तों क्या है, उसके वैकल्पिक उपयोग हैं। तो दोस्तों इन्होंने 3 पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दिए। पहला पॉइंट इन्होंने क्या समझाया कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में हो या समाज के बाहर हो दोस्तों, मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मार्शल महोदय ने केवल सामाजिक व्यक्ति को ही चुना था। मतलब जो साधु सन्यासी है उन्होंने मार्शल महोदय को नहीं, मानव जो थे उन मानवों को उन्होंने नहीं चुना, पर जो रॉबिन्स थे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, वो चाहे सामाजिक हो चाहे असामाजिक हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो चाहे वो आपका कोई भी व्यक्ति हो, जो आपके आवश्यकताओं को, उसकी आवश्यकताएं हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं क्या है दोस्तों, आपकी असीमित है, पहली बात ये उन्होंने बताया। और उस आवश्यकताओं को पूरी करने वाले जो साधन है वो क्या है दोस्तों, सीमित है, दुर्लभ है, इसीलिए इसको दुर्लभ दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और साथ ही वो जो साधन है सीमित तो है ही है, साथ साथ उसके अनेक प्रयोग भी हैं या वैकल्पिक उपयोग भी हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण देखिए कि आप क्या है दोस्तों कि आपके पास साधन एक समझ लीजिए लकड़ी है, तो उस लकड़ी का दोस्तों क्या है, आप इससे मेज भी बना सकते हैं, कुर्सी भी बना सकते हैं, और अपने घर के फर्नीचर्स भी बनवा या खिड़की दरवाजे भी लगवा सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे जो आवश्यकता है दोस्तों वो आपकी तीनों आवश्यकताएं हैं, मतलब कुर्सी, दरवाजे, खिड़की सब आपकी आवश्यकता है। पर दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इस लकड़ी का क्या है, आपका वैकल्पिक प्रयोग भी है। तो वही कह रहे हैं कि साधन आपके पास सीमित है और उसके वैकल्पिक प्रयोग भी है। तो इन सभी चीज़ों का, ये जो 3 चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो 3 चीज़ों हैं, आपके आवश्यकता, किसी व्यक्ति की आवश्यकता, उस व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करने वाले साधन या रिसोर्स, और उस रिसोर्सों के वैकल्पिक या अल्टरनेटिव आपके जो उपयोग हैं, उस सभी चीज़ों को जो अध्ययन करता है, या इन सभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सरल करने का जो आपका शास्त्र है वही क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों आशा है ये तीनों दृष्टिकोण आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये कैसे दृष्टिकोण है और किन चीज़ पर ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका क्लासिकल अप्रोच था वो आपके वेल्थ पर ज़्यादा दृष्टिकोण दिए थे, आपका जो नियो क्लासिकल है वो आपका फिजिकल वेलफेयर पे ज़्यादा
प्रभावित थे। और जो आपका दुर्लभ दृष्टिकोण है वो आपका क्या है दोस्तों, आपके साधन जो आपके रिसोर्स हैं, रिसोर्स पर डिपेंड है और रिसोर्सों के अल्टरनेटिव उपयोग पर डिपेंडेंट है। तो ये आप लोग याद रखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं इसलिए हम बता दिए। और साथ ही आप लोग ये भी याद रखिएगा कि दुर्लभ दृष्टिकोण में आपके कौन कौन से आपके अर्थशास्त्री हैं, जिसमें आपके रॉबिन्स हैं, फिर आपके विट्सकर्ट हैं, फिर स्ट्रीगल हैं, फिर पॉल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से कुल इतने अर्थशास्त्री आपके दुर्लभ दृष्टिकोण में माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा अर्थशास्त्र को समझने के लिए। दोस्तों यहाँ पे साथ ही ये 3 बुक है, इन 3 बुकों को भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे भी क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, आप लोग देखे भी होंगे। सबसे पहला आपका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है। तो ये पूछता है किसकी पुस्तक है, तो ये आपके एडम स्मिथ की है, जो आपके 1776 में पब्लिश की गई थी। ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी आपके ईयर्स को भी यहाँ पे आपके मिलान में दे देता है, जैसे आपके 3 मिलान दे देता है और उसमें आपके ईयर्स दे देता है, तो वहाँ पे आपको मिलान करके सही करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिला भी होगा पहले किसी एग्जाम में। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो आपके मार्शल महोदय थे उन्होंने लिखा था 1890 में। आपके न्यूकॉल्स्कर दृष्टिकोण को इसी में परिभाषित किया गया था दोस्तों। और फिर लास्ट में आपका एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस है, वो आपका क्या है दोस्तों, रॉबिन्स द्वारा लिखा गया था। तो ये 3 बुक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक वेल्थ ऑफ नेशन है, फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक साइंस है। ऐसे शॉर्ट आपके फॉर्म में भी नाम पूछे जाते हैं। तो ये तो दोस्तों सिंपली आपके इकोनॉमिक्स के बारे में था, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एक और कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग यहाँ पे शुरू में ध्यान दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो क्लासिकल दृष्टिकोण था दोस्तों वो एडम स्मिथ ने ही परिभाषित किया था, समझाया था। इसीलिए दोस्तों इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो आपके एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। फिर दोस्तों आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, उसको आपका पॉल सैमुएल्सन है, उनको बताया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनके जो आपके फादर हैं वो आपके पॉल सैमुएल्सन है। फिर आपके दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये अल्फ्रेड मार्शल को बताया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे दोस्तों अभी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समझे थे कल, उसको भी यहीं पे आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है शुरू हम लोग यहीं से करेंगे। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपके फादर हैं वो आपके अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे GM किन्स को माना जाता है। दोस्तों मैक्रो को आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इसे व्यष्टि बोलते हैं हिंदी में और इसे समष्टि बोलते हैं, यानी ये छोटा होता है, माइक्रो मतलब छोटा, और ये आपका मैक्रो मतलब वृहद या विस्तृत माना जाता है। फिर आपका दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा MG रांडे करके एक है, आपके इन्हीं को माना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके हम लोग सिलेबस पे अगर आए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला सिलेबस में जो टॉपिक था, हमने जैसे कल भी बताया था, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से यहाँ पे स्टार्टिंग है, जिसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका डिमांड और यूटिलिटी एनालिसिस है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिमांड से पहले यूटिलिटी इसलिए समझना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपयोगिता जो होती है या उपयोगिता जो है उसी शक्ति के अंदर, या कह सकते हैं वस्तु के अंदर जो उपयोगिता वाली शक्ति होती है दोस्तों, उसी के कारण आप क्या करते हैं दोस्तों, डिमांड के बारे में करते हैं या डिमांड को हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग यहाँ पे उपयोगिता विश्लेषण को समझेंगे। उसमें हम लोग दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, टाइप्स और आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। तो टाइप्स और मेजरमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बारी बारी समझेंगे, और साथ ही आपका इंट्रोडक्शन वाला भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को ये दिख रहा होगा, रेगनर फ्रिच करके एक नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको यह भी नाम मिलेगा और साथ ही आपको रेगनर फ्रिच भी मिलेगा। पर दोस्तों वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फ्रेड मार्शल नहीं मिलते और वहाँ पे आपका रेगनर फ्रिच मिलते हैं तो आप इसको टिक करिएगा, अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है। बट अगर आपका यहाँ पे दोनों रहता है तो आप इसको ही टिक करिएगा। साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको सबसे पहले माइक्रो या कह सकते हैं इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिवाइड करने वाले या क्लासिफाइड करने वाले 2 रूपों में सबसे पहले कौन थे, तो ये आपके कौन थे दोस्तों, ये आपके
रेगनर फ्रिश ही थे जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, माइक्रो और मैक्रो में। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 1933 में इन्होंने आपका इकोनॉमिक्स को दो वर्गों में बांटा था। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। फिर दोस्तों यहाँ पे उपयोगिता विश्लेषण के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आपका है यूटिलिटी एनालिसिस या उपयोगिता विश्लेषण का। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें कि उपयोगिता है क्या, तो दोस्तों जैसे अभी हमने पहले ही बोला एक लाइन में कि उपयोगिता दोस्तों क्या है, आपके किसी भी वस्तु की जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति होती है दोस्तों, वही आपकी क्या है दोस्तों, उपयोगिता कहलाती है। मतलब दोस्तों क्या है कि यूटिलिटी इज द पावर ऑफ प्रोडक्ट या कमोडिटी। मतलब दोस्तों क्या है कि जो भी आपकी वस्तु है या कमोडिटी है उसके अंदर जो शक्ति है, क्या चीज़ दोस्तों, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। मतलब दोस्तों आपकी मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है किसी वस्तु में दोस्तों, वही शक्ति क्या कहलाती है दोस्तों, यूटिलिटी कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इतना यहाँ पे उलझिएगा नहीं दोस्तों, एक सिंपल सा लाइन है, उसी में पूरा स्पष्ट परिभाषा है उपयोगिता की दोस्तों, कि किसी वस्तु की आपकी जो शक्ति होती है दोस्तों, उसके आवश्यकताओं को या आप कह सकते हैं वांट्स को पूरी करने की, वही आपकी यूटिलिटी कहलाती है, वही आपकी उपयोगिता कहलाती है। जैसे दोस्तों आपका एक रोटी है या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो उस रोटी की आपकी क्या है दोस्तों, आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, आपकी भूख मिटानी होती है दोस्तों। तो अगर इस रोटी में आवश्यकता है क्या चीज दोस्तों, भूख मिटाने की, तो दोस्तों इसके अंदर क्या शक्ति है, भूख मिटाने की शक्ति है। तो ये क्या है दोस्तों, इसकी उपयोगिता क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, शक्ति है भूख मिटाने की। तो इसी तरह दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसे कि आपके मनी है दोस्तों, तो उस मनी से क्या होता है दोस्तों, आपकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। इसलिए क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो शक्ति है वो आपकी परचेजिंग पावर की शक्ति है। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, इसकी उपयोगिता आपकी है। तो दोस्तों कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर क्या है दोस्तों, मनुष्य की आवश्यकताओं या आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने की या पूरी करने की शक्ति होती है दोस्तों, उसी को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। अब दोस्तों इसका जो मेन फीचर्स है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इस फीचर्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इट इज आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, नॉट अ फिजिकल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है दोस्तों, ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों कि आपको एक रोटी से कितनी उपयोगिता मिलती है, ये आपके मानसिकता पर निर्भर करती है और दूसरे व्यक्ति की मानसिकता पर दूसरा निर्भर करेगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको शायद इस रोटी से आपकी क्या आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो ये इसलिए आपकी क्या होगी दोस्तों, आपके लिए होगा, पर किसी को पिज्जा उसके लिए क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा उपयोगी होगा। तो वहाँ पे दोस्तों क्या है कि दोनों के लिए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इसको आप लोग फिजिकली किसी चीज़ से नहीं मेजर कर सकते हैं दोस्तों। मतलब क्या है कि इसे हम लोग फिजिकली नहीं कह सकते कि कौन चीज़ आपके लिए ज़्यादा है या कौन चीज़ आपके लिए कम है। मतलब या कौन चीज़ आपके लिए 1 किलो आपकी उपयोगिता पूरी कर रही है, कौन चीज़ आपकी आधा किलो उपयोगिता पूरी कर रही। तो इसे हम लोग किसी फिजिकल रूप में नहीं काउंट कर सकते, या इसको हम लोग केवल क्या करते हैं, मानव की मानसिकता पर ही निर्भर करती है। यदि आप बहुत प्यासे रहेंगे दोस्तों, तो आपको 1 गिलास पानी, जो पहला गिलास पियेंगे, आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी लगेगा। पर अगर आप वही चीज़ क्या हो दोस्तों, आपके प्यास ना लगी और तब आपको 1 गिलास पानी दिया जाए, तो आपको उसकी उपयोगिता नहीं होगी। उसी तरह जैसे आपका रेगिस्तान में दोस्तों 1 गिलास पानी की कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी उपयोगिता वहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पे आपके सामने 1 गिलास पानी रख दिया जाए अभी, तो उसकी उपयोगिता नहीं होगी। तो यही चीज़ आपका क्या है दोस्तों कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ फिजिकल कॉन्सेप्ट। फिर दोस्तों क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव फॉर्म। मतलब दोस्तों क्या है, ये एक रिलेटिव है, मतलब कि ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये आपकी आवश्यकता आप पर क्या है दोस्तों, संबंधित है। यदि आप इसकी उपयोगिताओं को संबंध नहीं जोड़ेंगे या आप इससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को, या कह सकते हैं अपनी आवश्यकताओं को नहीं मापने की पूर्ति करेंगे, तो ये आपकी कोई भी उपयोगिता आप इसे नहीं कह सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू समझिए दोस्तों कि जैसे कि आपका ये क्या है दोस्तों, ये एक रोटी है, तो उस रोटी में क्या होता है दोस्तों, आपकी उपयोगिता पूरी हो रही है, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर उपयोगिता ढूंढ रहे हैं। पर दोस्तों वही रोटी अगर ऐसे ही व्यर्थ में आप कहीं देखते हैं पड़ी हुई, अगर वो उपयोगिता नहीं होती है दोस्तों, तो वहाँ पे आप क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आप उससे नहीं जोड़ रहे हैं।
तो इसीलिए दोस्तों जब तक आप किसी वस्तु से जोड़ेंगे नहीं तब तक आप उसकी उपयोगिता नहीं काउंट कर सकते या उपयोगिता को नहीं मेजर कर सकते। इसीलिए दोस्तों ये क्या है, एक रिलेटिव फॉर्म है, ना कि आपका एब्सोल्यूट फॉर्म होती है। या कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि वस्तु खुद बोलती नहीं है कि मेरे अंदर उपयोगिता है। सिंपल सा लॉजिक ये है दोस्तों कि वस्तु स्वयं नहीं बोलती है कि मेरे अंदर उपयोगिता है, मुझे इस्तेमाल करो, बल्कि आपकी ज़रूरत होती है उस चीज़ की, वस्तु को पूरी करने की या उस चीज़ को पाने की, इसलिए उस वस्तु में उपयोगिता होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों कि आपका 500 का जो पुराना नोट था वो भी क्या था दोस्तों, नोट था, पर आज का जो 500 का नोट है वो भी नोट है। पर दोस्तों आप किसको लेते हैं, जो आज नया नोट है उसको आप चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उपयोगिता है। तो वस्तु स्वयं नहीं बोली दोस्तों, बल्कि हम उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर उपयोगिता है और तुम्हारे अंदर उपयोगिता नहीं है। तो ये चीज़ इसीलिए कहा जाता है इसे रिलेटिव फॉर्म है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स नॉट कवर मोरालिटी। मतलब क्या है दोस्तों कि ये नैतिकता को नहीं ग्रहण करती है। मतलब दोस्तों क्या है कि जो आपके क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी जो हो गए सिगरेट हो गए, तंबाकू हो गए, या आपके जितने नशीली पदार्थें हैं दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, उसमें भी आपकी क्या है, किसी व्यक्ति को उसमें भी क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है, और किसी को चीज़ बर्गर में भी उपयोगिता मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों कि आपकी जो तंबाकू है, सिगरेट है, वो आपकी नैतिक नहीं है, फिर भी उसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी उपयोगिता निर्भर होती है या उपयोगिता उसमें होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस नैतिकता को नहीं धारण करती है, ये नैतिकता से परे होती है उपयोगिता। तो ये भी पॉइंट आपको आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पॉइंट है कि इट ड्राइव एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन नॉट एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। वही चीज़ है दोस्तों जैसे हमने अभी आपको बताया रिलेटिव फॉर्म में। मतलब क्या है दोस्तों कि ये आपके मनोदशा पर निर्भर करती है और आपके सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करती है। यदि आपको पहले गिलास से ज़्यादा प्यास बुझ रही है तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके सेटिस्फैक्शन होती है। यानी आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले गिलास से हमें क्या हुई, प्यास ज़्यादा बुझी, तो उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी। पर एक्चुअली आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो आप एक्चुअली उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इसे आप केवल अपने स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार या समय के अनुसार या स्थान के अनुसार आप इसे आपका एक्सपेक्ट करते हैं या आप लोग अनुभूति करते हैं। फिर दोस्तों लास्ट में जो ये पॉइंट है कि इज मेजरेबल ओनली इमेजरी नॉट अ फिजिकल टर्म। तो दोस्तों वही चीज़ है कि इसे हम लोग इमेजिन करते हैं या कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ फिजिकली हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं, कोई हम लोग केवल इसमें क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में ही क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट है दोस्तों। आशा है आपको उपयोगिता और ये आपकी यूटिलिटी क्या है और इसके जो फीचर्स हैं ये आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट करें दोस्तों टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की, तो यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को यहाँ पे परिभाषित कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है टोटल यूटिलिटी। और साथ ही एक दोस्तों आपका एवरेज होता है जो अलग से कुछ नहीं है दोस्तों, वो आपका क्या है अभी हम उसको बताते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से दोस्तों यूटिलिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक मार्जिनल होती है, एक टोटल यूटिलिटी होती है। अब ये क्या है दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पहली रोटी से आपको जो यूटिलिटी मिली दोस्तों वो आपकी कितनी मिली, आपको 20 यूटिलिटी मिली। मतलब पहली रोटी से आपको 20 यूटिलिटी की उपयोगिता मिली। यानी कि आप एक रोटी खाएं तो आपको जो यूटिलिटी मिली दोस्तों वहाँ पे आपको 20 रुपए की उपयोगिता मिली। फिर आपको जो दूसरी रोटी खाए दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, आपको दूसरी रोटी पहली रोटी से क्या मिलेगी, कम उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि आपका जो पेट होगा वो भरने लगेगा, तो आपको उससे कम यूटिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो दूसरी रोटी ज़्यादा यहाँ पे 1+ हुआ, या कह सकते हैं एक रोटी जो बढ़ाई गई, तो उससे जो आपकी यूटिलिटी में क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई टोटल। उसी वृद्धि में जो दोस्तों वृद्धि हुई, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई। तो ये 15 क्या होगा दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी होगी। और जो आपकी कुल यूटिलिटी होगी दो रोटी का जोड़ से, वो आपकी क्या होगी दोस्तों, टोटल यूटिलिटी होगी। फिर दोस्तों क्या होगा, जो तीसरी रोटी आप खाएंगे, एक और रोटी प्लस करेंगे दोस्तों, तो आपको तीसरी रोटी से जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी, मार्जिनल होगी, जो आपको 12 मिली। और इन तीनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप जैसे जैसे रोटी की इकाई बढ़ाते जाएंगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है दोस्तों, कम होने लगती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे आपकी भूख कम होती जाएगी दोस्तों, उससे वैसे आपकी रोटी की उपयोगिता क्या हो जाती है, कम होने
लगती है। तो ये दोस्तों ये आपकी क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है, और ये आपकी क्या होती है दोस्तों, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। यानी कुल उपभोग की इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाती है, और जो आपकी प्रति इकाई को उपभोग करने से जो यूटिलिटी में वृद्धि होती है दोस्तों, टोटल यूटिलिटी में, वही आपकी क्या होती है दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो ये आपके शाब्दिक रूप से है दोस्तों, एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे समझा दिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, इसको भी यहाँ पे देख लीजिए, आगे भी हम इसको समझा देंगे दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में क्या होती है दोस्तों, घटती है, यानी बढ़ते हुए घटती है, पर एक समय तक पॉजिटिव रहती है, और जब तक वो पॉजिटिव रहती है वो तब तक रहती है दोस्तों जब तक वो क्या होती है दोस्तों, यूटिलिटी आपकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रहती है। फिर दोस्तों एक पॉइंट आता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, जीरो हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी क्या होती है दोस्तों, वहाँ पे स्टेबल हो जाती है। फिर दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है, और वहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लगती है दोस्तों, गिरने लगती है। दोस्तों सिंपल से एक एग्जांपल है कि पहली रोटी आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, फिर दूसरी खाएंगे तो उससे कम उपयोगिता मिलेगी, तीसरी खाएंगे उससे कम उपयोगिता मिलेगी, और एक समय आएगा दोस्तों कि आपको उस रोटी को खाने से कोई उपयोगिता अब प्राप्त नहीं होगी, तो वो आपका जीरो की दशा होती है दोस्तों। और अगर आपको ज़्यादा रोटी खिलाते दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, बदहजमी हो जाएगी, आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, जो कि आपकी क्या है, निगेटिव यूटिलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है। यहाँ पे हम लोग जो आपकी शुरू में एवरेज यूटिलिटी की बात किए थे दोस्तों, वो क्या है दोस्तों कि टोटल यूटिलिटी में, मतलब यहाँ पे जो 60 है दोस्तों, इसमें हम लोग जब यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 60/50 जब कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे आपकी एवरेज यूटिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी एवरेज यूटिलिटी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम लोग उपयोगिता को कैसे मापन करते हैं, इसको भी आपके अर्थशास्त्रियों ने समझाया है। तो इसमें दो अप्रोच है दोस्तों। पहला एक है कार्डिनल अप्रोच, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संख्यावाचक, और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम लोग क्रमवाचक भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें कार्डिनल अप्रोच में दो सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से आपके क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और एक है लॉ ऑफ इक्विव मार्जिनल यूटिलिटी। फिर है आपका दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच में दो सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है और आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अप्रोचों को समझ लेते हैं, फिर आपके जो लॉ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि कार्डिनल अप्रोच क्या है, या हम लोग क्या है, संख्यावाचक अप्रोच क्या है। तो दोस्तों उपयोगिता को मापन करने के लिए अलग अलग शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा कि उपयोगिता को हम लोग संख्या में माप सकते हैं, जिसमें से आपके जो मार्शल महोदय थे इस पे ज़्यादा जोर दिए दोस्तों कि आपको जो उपयोगिता है उसको हम लोग संख्या में माप सकते हैं, या कह सकते हैं इट एज्यूम क्वांटिफिएबल एंटिटी, मतलब कि हम लोग इसे मात्रक रूप में, मात्रात्मक रूप में इसे हम लोग माप सकते हैं, जैसे कि आप लोग आपके मनी फॉर्म में, या हम लोग इसे नंबर फॉर्म में से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आप लोग जैसे क्या कहते हैं कि अगर आपको 1 किलो सेब लेना है, तो आपको 1 किलो सेब के लिए क्या होना है पड़ता है दोस्तों, जैसे कि आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस 100 रुपये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे उपयोगिता हो जाएगी 1 किलो सेब की। तो इसी तरह दोस्तों ये मार्शल महोदय ने इसे मॉनेटरी टर्म में जोड़कर उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में यहाँ पे मापा है। तो दोस्तों इसकी जो कुछ यहाँ पे अजम्पशन है, इसको भी यहाँ पे देख लीजिए कि इज अ रेशनल कंज्यूमर, मतलब दोस्तों क्या है कि जो कंज्यूमर होगा वो क्या होगा दोस्तों, रेशनल होगा, जो उसके पास क्या होगा दोस्तों, नॉर्मली उसके पास इतना दिमाग होगा कि क्या चीज़ हमें लेनी है या किस चीज़ से हमें उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। फिर दूसरा क्या है दोस्तों कि एब्सोल्यूट मेथड है, मतलब दोस्तों यहाँ पे हमने पहले बताया कि इसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट रूप में मेजर करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, इसे हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 किलो सेब की क्या कीमत थी दोस्तों, या कह सकते हैं क्या उपयोगिता थी, 100 रुपये। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रूप से क्या है दोस्तों कि 100 रुपये 1 किलो सेब की उपयोगिता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एब्सोल्यूट मेथड कहा जाता है। फिर दोस्तों ये क्या है, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब क्या है दोस्तों कि ये 1 किलो सेब की आपकी कीमत कुछ है
जो भी है 100 रुपये, तो इसके लिए आप 100 रुपये देंगे। पर कुछ व्यक्ति क्या होंगे, इसके लिए 90 रुपये ही देना चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए 1 किलो क्या होगा, सेब उसके लिए कम उपयोगी होगा, या उसके लिए शायद 1 किलो काजू ज़्यादा उपयोगी हो, उसके लिए वो पैसा चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपकी जो उपयोगिता है वो दूसरों के लिए अलग होगी और दूसरों के लिए अलग होती है। तो इसीलिए दोस्तों आपका जो कहा जाता है ना कि जैसे कि आपका कोई लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, कोई लोग बर्गर खाना, चीज़ खाना पसंद करते हैं, आपका पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आप रोटी के लिए ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे या पिज़्ज़ा के लिए ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी जो यूटिलिटी है वो बदलती रहती है, स्वतंत्र होती है, इसलिए उसका आपका जो मेजर है वो भी क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट होगा। फिर आपका क्या है, कंज्यूमर इनकम आर कांस्टेंट। ये भी कहा गया है कि दोस्तों कि आपकी जो इनकम का स्रोत है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब दोस्तों आपकी इनकम कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो आप अपनी उपयोगिता कहीं जो आप सेब खा रहे थे वहाँ से आप कुछ आगे बढ़ जाएंगे, या अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप सेब की जगह क्या लेने लगेंगे, अमरूद लेने लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यही कहा गया है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर क्या है दोस्तों कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और साथ ही ये दोस्तों क्या कहा गया है कि अगर आप लोग मनी को खर्च करते जाएंगे तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मनी के साथ हम लोग यहाँ पे उपयोगिता का नियम लागू नहीं करते। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपके पास जैसे जैसे पैसा कम होता जाएगा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या होने लगेगी, बढ़ती जाएगी। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि आप जितना भी पैसा खर्चा करिए आपकी जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्थिर रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा खर्चा करने लगेंगे तो आपकी पहली जो आपके 100 रुपये रहेगा जब, तो आप 10 रुपये खर्चा करेंगे तो आपको वहाँ पे उसकी उपयोगिता पैसे की कम लगेगी। पर अगर आपके पास केवल 10 ही रुपये बचेगा तो आपको उस 10 रुपये की उपयोगिता ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे ये सिद्धांत को यहाँ पे नकारा गया है, इसीलिए कहा गया है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ऐसा ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। लास्ट में दिया है यूटिलिटी एड इन नेचर, मतलब क्या दोस्तों, ये आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कुल इसके एजम्पशन है, और इसका कार्डिनल अप्रोच क्या है दोस्तों, सिंपली आप लोग समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग किसी मौद्रिक रूप से किसी चीज़ को जोड़ देते हैं तो और उसके संख्यात्मक रूप में हम लोग यहाँ पे मापते हैं उपयोगिता को, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत समझते हैं। फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच क्या है दोस्तों, कि दोस्तों जो आपके मार्शल महोदय थे उन्होंने यहाँ पे जो आपका उपयोगिता था उसको मेजरमेंट किससे किया, मनी को मौद्रिक रूप में रख कर किया था। पर कुछ अर्थशास्त्री थे जैसे सैमुअल्सन वगैरह थे, पॉल जो आपके पॉल सैमुअल्सन है, ऐसे विद्वान जो थे वो आपके क्या थे कि उन्होंने इस चीज़ को दरकिनार किया और कहा कि हम लोग उपयोगिता को क्या कह सकते हैं, आपके संख्यात्मक रूप में माप नहीं सकते हैं। उपयोगिता को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्रम में रख सकते हैं, या कह सकते हैं उनको हम लोग पहले दूसरे तीसरे क्रम में रख सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि हम लोग किसी चीज़ की जो हमारी ज़्यादा उपयोगिता होगी उसको हम लोग पहले नंबर पर रख देंगे, और उससे कम जो उपयोगी होगा उसको हम लोग दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग करके हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा उपयोगी है और कौन उससे कम उपयोगी है। तो इसीलिए दोस्तों इट एज्यूम नॉट द काउंटेबल एंटिटी, इट इज अ मीन दैट इज वर्क ऑन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या गया है कि आपकी जो संतुष्टि का जो लेवल है उस पर निर्भर करता है आपका क्या, आपके उपयोगिता का मापन। यानी कि अगर आपकी जो चीज़ से संतुष्टि ज़्यादा होगी वो ज़्यादा उपयोगी होगा, उसको आप लोग पहले क्रम पे रखेंगे, और जो कम उपयोगी होगा उसको आप लोग दूसरे क्रम पे रखेंगे। तो इज नॉट ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन द सब्जेक्टिव फॉर्म। मतलब दोस्तों क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता है बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि 1 2 3 4 ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, इसको आपके विषय अनुसार या कह सकते हैं आपके अनुसार यहाँ पे आप क्रम अनुसार रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल से अगर आप लोग समझ लीजिए, तो जैसे कि आप लोग के मार्केट में जाते हैं या बाजार में जाते हैं तो आपको क्या होता है दोस्तों, आपके पास 1000 रुपये है और आपको क्या लेना है, अलग अलग टी शर्ट लेनी है, अलग अलग पैंट लेना है। तो आप जाते हैं तो देखते हैं आपको केवल एक टी शर्ट पसंद आई जिसकी कीमत 800 थी, पर आपको टी शर्ट भी चाहिए थी, पैंट भी चाहिए थी, और जो आपकी पैंट थी वो भी क्या थी दोस्तों, आपकी 700 रुपये तक की थी। तो वहाँ पे दोस्तों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, अभी आपके लिए शर्ट था या टी शर्ट था। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप इसको पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे, यानी इसको फर्स्ट रैंक देंगे, इसको आप लोग दूसरा रैंक देंगे। तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा और ये आपके लिए कम उपयोगी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो यही आपके यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच में समझाया गया दोस्तों। आशा ये क्या है अप्रोच समझ में आ गया
दोस्तों, इसके एजम्पशन क्या है दोस्तों कि बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस, मतलब दोस्तों ये आपके क्या है, आपके सिग्निफिकेंट पे ही निर्भर करती है कि आप लोग किसको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहेंगे और किसको सेकंड नंबर पे रखना चाहेंगे। फिर इसे रिलेटिव मेथड है दोस्तों। रिलेटिव मेथड क्या है दोस्तों कि ये आपसे जुड़ी होती है, मतलब दोस्तों क्या है कि आप पर निर्भर करती है, आपसे संबंधित होती है कि आप किसे फर्स्ट रखते हैं और किसे आप लोग सेकंड नंबर पर रखते हैं। आप लोग मूवी देखना ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप लोग उस चीज़ को अपने बुक को खरीदने में ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए क्या है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, रिलेटिव मेथड होता है। फिर क्या है, इट बेस्ड ऑन द वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, मतलब दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ है कि जो वीक ऑर्डरिंग होता है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग नॉर्मली जो ऑर्डर में रखते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हम लोग स्ट्रॉन्ग जो आपका क्या होता है, जो आपकी संतुष्टि को सबसे ज़्यादा पूर्ति कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या रखते हैं, पहले नंबर पे रखते हैं। और जो सबसे कम आपका पूर्ति कर रहा होता है उसको हम लोग आखिरी में रख देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसे हम लोग वीक ऑर्डरिंग और आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ऑर्डर मतलब आप लोग समझते होंगे, क्रम में हम लोग रखते हैं। तो ये आपके कुल 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशन है दोस्तों। इससे भी कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछता है कि वीक ऑर्डरिंग जैसे शब्द या वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का किस में प्रयोग किया जाता है, तो आपके कार्डिनल या ऑर्डिनल अप्रोच में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच होता है। तो ये एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे अप्रोचेस को समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो अप्रोचेस के लॉ हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, क्योंकि साथ में यहाँ पे पहले लेक्चर में इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पे देख लिए, और यहाँ पे नॉर्मली दोस्तों ये एक लेक्चर 2 लेक्चर हम लोग इकोनॉमिक्स को ही समझाने में लगाते हैं, पर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ही आज चालू कर दिए दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए दोस्तों। लाइक करने पर ही हमको आपके पसंद को नापसंद के बारे में पता चलता है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जैसे कि आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं उनको शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ये हर जगह आपके टॉपिक आते रहते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि एसओ के ही लोग तैयारी में लगे हैं, बहुत से यहाँ पे सब्जेक्ट आपके हैं, एग्जाम्स हैं, उसमें आपके इकोनॉमिक्स की चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। तो कुल मिला के आप लोग वीडियो शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है आप लोग जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होमनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होमनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।